गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। काफ़ी लेक्चर हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही है, सब्जेक्टिव क्लासेस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइनसोइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ sinusoidal carrier voltage of frequency 1 megahertz and amplitude 100 volts is amplitude modulated by sinusoidal voltage of frequency 5 kilohertz producing 50% मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पहला है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, और थर्ड है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है आपका क्या साइनसोइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड 100 वोल्ट इज, एक मिनट, साइनसोइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय साइन वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज प्रोड्यूसिंग 50% मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है। ठीक है, और आपका है इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय साइन वोल्टेज ऑफ मैसेज सिग्नल की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 5 किलोहर्ट्ज, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है 50%, जिसको आप लिख सकते हैं 0.5। तो आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था कि जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है तो स्पेक्ट्रम किस तरीके से बना के दिखाया था, कुछ इस तरीके से दिखाया था। ठीक है, ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर वेव करके इस तरीके से आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया था, जिसमें ये क्या होता था, आपका सेंट्रलाइज ही होता था FC या ओमेगा C। ठीक है, ये होता था आपका ओमेगा C प्लस ओमेगा M, आप लिख सकते हैं FC प्लस FM। ऐसे ही आपको ये होता था ओमेगा C माइनस ओमेगा M या FC माइनस FM। ठीक है, अगर रेडियन पर सेकंड में होगा तो ओमेगा लें, और अगर हर्ट्ज में होगा तो फ्रीक्वेंसी f लें। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FC कितना गिवन है आपको, 1 मेगाहर्ट्ज गिवन है। ठीक है, सेकंड आपको गिवन है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM इक्वल्स टू 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि अपर साइड, आपको पहले भी बताया था, ये होता है आपका अपर साइड बैंड और ये होता है आपका लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है FC प्लस FM और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है FC माइनस FM। तो अगर मैं लोअर साइड बैंड की बात कर रहा हूं, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, तो ये कितनी आ जाएगी, f पावर 6 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 6 कैसा है, ये 1 मेगाहर्ट्ज था तो 10 की पावर 6, ये 5 किलोहर्ट्ज था तो आ गया आपका कितना 5 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 1000
इंटू 10 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3, तो यह आ जाएगा आपका 995 किलो हर्ट्ज। तो 995 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। सिमिलरली आप अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, अपर साइड बैंड के लिए क्या हो जाएगा, FC प्लस FM, तो 1000 किलो हर्ट्ज प्लस 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 1005 किलो हर्ट्ज। तो दो वैल्यूज आ गई आपकी, ये अपर साइड बैंड की और ये लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना था, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। ये वैल्यू कितनी होगी, ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये साइड बैंड का कितना होगा। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें डायरेक्टली, ये है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स। कितना होगा, ये होगा आपका MA इंटू AC अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप याद रखें, बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में। MA अपॉन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू कैरियर का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका 50%, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। आपको क्वेश्चन में गिवन था, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड गिवन था आपको 100 वोल्ट, ठीक है। तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 50 एंड 25 0। तो यह आ गया आपका कितना, एम्पलीट्यूड जो आ गया वो आ गया 25 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड आ गया आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स 25 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, जैसे इसमें 3 पार्ट कराए थे, आपको कोई भी एक पार्ट पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में। वो हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइड बैंड पूछे, या हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बैंड पूछे, या आपसे पूछ सकता है मॉड्यूलेशन, जो एम्पलीट्यूड जो आपका साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, एम्पलीट्यूड जो आपका अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी FC प्लस FM, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी FC माइनस FM, और जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो होगा MA इंटू AC अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ कैरियर वेवफॉर्म ऑफ frequency 10 megahertz, and peak value 10 volt is amplitude modulated by अब 5 किलोहर्ट्ज साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट। पहला है आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर, सेकंड है आपका साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, थर्ड है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड।
एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि अ कैरियर वेवफॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, दैट इज, ये क्या है आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट। पीक वैल्यू 10 वोल्ट होने का मतलब क्या है कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका कितना है, 10 वोल्ट है। इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय 5 किलोहर्ट्ज साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट। तो ये 5 किलोहर्ट्ज क्या है आपका मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और जो एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट है ये किसका एम्पलीट्यूड है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या, इसमें आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होता है आपका, मॉड्यूलेशन फैक्टर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है वो सेम चीज है। तो बताएं मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना आएगा इसके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर की बात करते हैं अगर, तो मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA या म्यू किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर MA का क्या फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल दैट इज 5 किलोहर्ट्ज, नहीं ये तो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 6 वोल्ट। तो यह आ गया आपका 6 डिवाइडेड बाय कैरियर का एम्पलीट्यूड। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, 10 वोल्ट है, 6 डिवाइडेड बाय 10, तो यह आ जाएगा आपका 0.6 या 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज। तो ये अभी भी बताया था आपको कि साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। तो अगर अपर साइड बैंड की देखें तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या आती है, FC प्लस FM, और लोअर साइड बैंड की बात करें तो यह आता है आपका FC माइनस FM। तो FC होता है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कितनी गिवन है आपको, 10 मेगाहर्ट्ज गिवन है। तो 10 मेगाहर्ट्ज प्लस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ऐसे ही आपका ये लोअर साइड बैंड के लिए क्या आ जाएगा, 10 मेगाहर्ट्ज माइनस 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपर साइड बैंड की ये कितना आपका 10 है, 10 मेगाहर्ट्ज है, तो इसको चाहे आप तो मेगाहर्ट्ज में चेंज कर लें दोनों को, या दोनों को किलोहर्ट्ज में चेंज कर लें। तो अगर मेगाहर्ट्ज में चेंज करते हैं तो आ जाएगा 10.005 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ऐसे ही 10 में से 10 मेगाहर्ट्ज माइनस 0.005। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 599 9.995। ठीक है, मेगाहर्ट्ज। ये आपकी लोअर साइड बैंड की आ गई और ये अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल गया आपका, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकल गई। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। तो इसके लिए भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, MA इंटू AC डिवाइडेड बाई 2। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका कितना आया है, 0.6 आया है। तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल कितना है, 10 वोल्ट। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 30, तो 3.0 ठीक है वोल्ट हो जाएगा। ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड कितना, 3 वोल्ट। ठीक है, इस टाइप के आपके पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, जिसमें क्या है, जैसे पहले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था आपको, मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था आपको, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी थी, और थर्ड पार्ट में आपको एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड कैलकुलेट करना था। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जैसे हम लोग कल तक चल रहे थे। मॉड्यूलेशन क्या है, जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेशन हो गया था आपका। ठीक, जो स्क्वायर लॉ डिवाइस और किससे, हाँ आपका क्या क्या हो गया था, मॉड्यूलेशन, जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेशन हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया था,
डिटेक्टर आपका चल रहा था, ये डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स आपकी चल रही थी जिसमें स्क्वायर लॉ डिवाइस हो गई थी। ठीक है, स्क्वायर लॉ डिवाइस के लिए आपको बताया था कि कैसी होती है, नॉन लीनियर रीजन पे वर्क करती है। इसको अभी बताते हैं। तो टॉपिक चल रहा था आपका डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। ठीक, सेकंड था आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है, तो तीन टेक्निक है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, एनवेलप डिटेक्टर एंड सिंक्रोनस डिटेक्टर। डायोड के कौन से रीजन में वर्क करती है, नॉन लीनियर रीजन पे। देख चुके थे कि इसको किस तरीके से सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करता है। डिमॉड्यूलेट करने का मतलब क्या है कि जो सिग्नल आपने मॉड्यूलेटेड कराया है, जो आपने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कराया है, एज इट इज वही सिग्नल आपको क्या करना है, रिसीवर से आउटपुट में लेना है। तो उसके लिए क्या कराते हैं, मॉड्यूलेशन का अपोजिट डिमॉड्यूलेशन कराते हैं। तो पहली टेक्निक हो गई थी स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। ठीक है, बट इसका एक डिसएडवांटेज आया था। क्या आया था कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो था वो क्या है, बहुत कम है। जबकि आपका क्या होना चाहिए, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्निक हम वाइडली यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हम, एक लोकल ऑसिलेटर जनरेट करवा के चलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, आउटपुट आपका डिटेक्ट करते हैं। तो देखते हैं सेकंड टेक्निक को, डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है, सिंक्रोनस डिटेक्टर है तो कुछ इस तरीके से होता है। यहां से आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल एसटी इनपुट के रूप में, ये आपका मल्टीप्लायर, ये आपका हो गया लोकल ऑसिलेटर, लोकल कैरियर ऑसिलेटर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है AC cos ओमेगा CT प्लस फाइव, जहां पे फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है आपका। इसके बाद क्या होता है, इसको पास करवाते हैं किससे, बैंड पास नहीं, इसको पास कराते हैं लो पास फिल्टर से। ठीक है, और ये जनरेट करके दे देता आपका मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि ये क्या आपका इस तरीके की डिवाइस होती है सिंक्रोनस डिटेक्टर। ये मल्टीप्लायर लगा होता है आपका, इनपुट के रूप में कौन सा होगा आपका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST होगा। ठीक है, ये आपका लोकल कैरियर ऑसिलेटर है, यहाँ से क्या है, डिफरेंट फेज पे डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी। फिर इसको लो पास फिल्टर से पास कराया जाता है, जहां से आपका क्या होता है, मैसेज सिग्नल जनरेट होता है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है क्या कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST इज इक्वल टू क्या होता है, AC 1 प्लस MA M1T इंटू कॉस ओमेगा CT। ठीक है, ये इक्वेशन होती है आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो अब इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज V1 ले रहा हूँ और ये आपका V0 है। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ST मल्टीप्लाइड AC इंटू कॉस ओमेगा CT प्लस 5। ST की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा आपका AC मल्टीप्लाइड 1 प्लस, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं कि इस इक्वेशन की क्या करनी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो AC मल्टीप्लाई बाई AC क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर यही चलते रहेगा 1 प्लस MA M1T इंटू कॉस ओमेगा CT और कॉस ओमेगा CT प्लस 5। तो कॉस ओमेगा CT मल्टीप्लाइड कॉस ओमेगा CT प्लस 5। ये आपका कुछ फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। कहां तक, अभी लो पास फिल्टर से पहले के इनपुट तक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, cos C cos D है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 2 cos C cos D का फॉर्मूला क्या होता है, cos C प्लस D प्लस cos C माइनस D। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और आगे सॉल्व करते हैं इसको।
ये आ जाएगा आपका V1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और यहां से फॉर्मूले का 2 डिवाइड बाई 2 आने वाला है, तो यहां पे लिख दिया डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस MA M1T इंटू, इन दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये लगेगा आपका कॉस ओमेगा सी टी प्लस 5 प्लस ओमेगा सी टी, कॉस सी प्लस सी प्लस कॉस ओमेगा सी टी प्लस 5 माइनस ओमेगा सी टी। ये हो गया आपका कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। तो यहां से आप देखें ये ओमेगा सी से ओमेगा सी कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। इसको फर्दर आगे लिखते हैं AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस MA M1T मल्टीप्लाई कॉस 2 ओमेगा सी टी प्लस 5 और प्लस कॉस 5, ये यहां पे 5 बच जाएगा सिंपल, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ये V1 जनरेट हो गया था तो जैसे ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया था, ये पास कहां से करवाना है, लो पास फिल्टर से पास कराना है। कल भी आपको बताया था कि लो पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो FC से बहुत क्या होती है, अगर मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC डैश बोल रहा हूं तो ये बहुत बहुत लेस देन होती है FC से, ठीक है, और ग्रेटर देन होनी चाहिए FM से। ग्रेटर देन क्यों रखी जाती है, ताकि जो आपका मैसेज सिग्नल का पार्ट है वो कुछ कटे ना। ये एज अ कैसे कंसीडर किया जाता है कि कुछ गार्ड बैंड कंसीडर किया जाता है, कि कुछ गार्ड बैंड लेके चल रहे हैं जिससे क्या हो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एग्जैक्ट जनरेट हो सके। तो अब क्या करते हैं, आफ्टर लो पास फिल्टर, जब इसको लो पास फिल्टर से पास करवा देते हैं तो जितनी भी आपकी ओमेगा सी वाली टर्म्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी ओमेगा सी वाली फ्रीक्वेंसीज टर्म है वो क्या हो जाएंगे, आपकी रिमूव हो जाएंगे, वो आउटपुट तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आ जाएगा आपका V0 इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये पूरा अगर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये टर्म तो पास होगी नहीं, ठीक है। फिर ये पूरा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये cos phi है और ये M1T है, तो ये टर्म पास हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस MA M1T इंटू cos phi, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, जो मैसेज सिग्नल था वो कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2 MA M1T cos phi। इसको फर्दर अगर लिखें आप तो ये एक्सपेंड करके लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई cos phi प्लस AC स्क्वायर बाई 2 इंटू MA M1T एंड cos phi, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ये कैसी टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, या आप बोल सकते हैं ये कैसा टर्म है, DC टर्म है। तो अब अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं मैं, अगर इसको क्या करूं, अब जो ये इतना सिग्नल जनरेट हुआ है V0, अगर इसको कैपेसिटर के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है आपका DC को ब्लॉक करता है और AC को पास कर देता है। तो वो क्या कर देगा, इस पार्ट को ब्लॉक कर देगा या रिमूव कर देगा। तो आफ्टर पासिंग थ्रू कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर के पास पास करने के बाद क्या हो जाएगा, V0 डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका सिंपल ये वाला पार्ट, तो ये बचेगा आपका AC स्क्वायर बाई 2 MA M1T एंड cos phi, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मैसेज सिग्नल जो आपने सेंड किया था, ठीक है, AC स्क्वायर बाई 2 MA M1T cos phi। अब इसके कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, वो कंस्ट्रेंट दिखाते हैं जिन पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं कि पहला आता है आपका इफ फाई इज कांस्टेंट,
जो फेज शिफ्ट है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो सिग्नल में सिर्फ क्या होगा, ओनली ये अगर कांस्टेंट इसके थ्रू कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो सिर्फ कहां से इफेक्ट आएगा, एम्पलीट्यूड से इफेक्ट आएगा, तो ओनली एटेन्यूएशन। ठीक है। सेकंड कंस्ट्रेंट आता है कि इफ फाई इज फंक्शन ऑफ ओमेगा और टी। ठीक है, अगर ये फंक्शन आप क्या हो, फाई जो है वो फंक्शन हो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या टाइम टी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरी करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस। ठीक है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड तो चेंज होना ही है, तो एम्पलीट्यूड ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी और एम्पलीट्यूड भी चेंज होगी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं दैट इज एटेन्यूएशन। थर्ड है आपका, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री रख दे तो cos 90 क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो cos 90 जीरो होता है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि आपने कुछ ना कुछ सिग्नल ट्रांसमिट किया था और हो क्या रहा है, आपका आउटपुट में जो आपने सिग्नल रिसीव किया वो क्या है, कुछ भी सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको क्या होगा, जीरो वैल्यू मिलेगी। तो दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप के इफेक्ट को जब आपका क्या होता है, फेज शिफ्ट 90 डिग्री होता है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जीरो आता होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर का डिसएडवांटेज होता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, कि फेज शिफ्ट अगर 90 डिग्री हो जाता है तो आपका चाहे इनपुट कितना भी हो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमेशा जीरो ही जनरेट होना है। यही इसका डिसएडवांटेज होता है, जिसलिए क्या है, सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज नहीं किया जाता है। तो अब आपने दो डिमॉड्यूलेशन टेक्निक देखी, पहला आपने स्क्वायर लॉ डिवाइस देखा था, उसको भी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या था, आपका सिग्नल टू जो नॉइस रेशियो था वो बहुत कम था। सेकंड टेक्निक थी आपकी सिंक्रोनस डिटेक्टर, इसमें क्या आ गया, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आ गया, जिसके कारण क्या है, इसको भी यूज नहीं करते हैं। यूज करते कौन सी टेक्निक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डिमॉड्यूलेशन के लिए, वो है आपका एनवेलप डिटेक्टर। तो नेक्स्ट टेक्निक पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट है आपका एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है, एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर बेसिकली करता क्या है कि जो आपका आउटपुट सिग्नल आया है उसके पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या करता है, एक एनवेलप डिजाइन करता है। करता कैसे है, सर्किट बना के दिखाते हैं। जो इसका सर्किट होता है कुछ इस तरीके से सर्किट होता है। V0 Vi, या आपका डायोड D, कैपेसिटर C, रेजिस्टर R। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स EDC में पढ़ा भी होगा कि अगर आप इतने सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो ये आपका जो सर्किट होता है पीक डिटेक्टर का सर्किट होता है। पीक डिटेक्टर बोलने का मतलब क्या है कि जितना आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाता है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके जब तक उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड ना आए तब तक क्या है आपका डायोड को रिवर्स बायस में रखता है। ठीक है, तो अब क्या है आपका ये एनवेलप डिटेक्टर का सर्किट है। तो क्लिपर क्लैंपर आपने पढ़े होंगे, तो क्लैंपर सर्किट में क्या होता है कि अगर मैं इसी सर्किट की बात करूं तो ये जो डायोड है, ठीक है, डायोड ऑन कब होगा, डायोड ऑन होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि डायोड की अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल डायोड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं तो डायोड हमेशा ऑन या आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल या पी टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज हो। ठीक है, एज कंपेयर टू एन टर्मिनल के। ये पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से होता है। तो क्या बोला कि जब भी वोल्टेज उसके इस टर्मिनल पर वोल्टेज इस टर्मिनल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और अगर इस टर्मिनल पर कम वोल्टेज है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर नेगेटिव टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज है तो डायोड रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अब अपने क्वेश्चन पे आऊं या अपने टॉपिक पे आऊं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि VI एक साइनसोइडल सिग्नल होगा। ठीक है,
जो कहां से पास करवा रहे हैं, डायोड से पास करवा रहे हैं। तो जब तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी, इस तरीके का कोई सिग्नल होगा, ठीक है, जब तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो उस टाइम क्या है आपका VI ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये VI की वेव फॉर्म है, तो VI ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डायोड कैसा होगा आपका, फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आपका, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारी वोल्टेज कहां जाने लगेगी, कैपेसिटर के अक्रॉस जाने लगेगी और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक चार्ज होगा, तब तक चार्ज होगा जब तक इसका पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू नहीं रीच कर जाती है। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज घटने लग जाएगी। अब क्या होगा कि ये बात ध्यान से सुने कि एक बार कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट से जितनी मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती थी वो नेगेटिव टर्मिनल पर या कैपेसिटर पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब अगर इस डायोड को फॉरवर्ड बायस अगेन होना है तो फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या चाहिए, उसको जितनी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस VC आई है उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपका इनपुट पर आना चाहिए, ठीक है। क्या बोला, ध्यान से सुने कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा आपका, डायोड ऑन होगा, डायोड ऑन होगा तो ये फॉरवर्ड बायस दैट इज शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका क्या होगा, यहां से इनपुट वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चार्ज होगा, मैक्सिमम उस वोल्टेज तक चार्ज होगा या मैक्सिमम इनपुट की जो भी वोल्टेज है उस तक चार्ज होगा। मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और कहां, रजिस्टर R के थ्रू वोल्टेज डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। पर अब इससे पहले की बात सुन लें कि एक बार ये मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज VM से चार्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर जितनी इनपुट से मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती थी वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है, कैपेसिटर में स्टोर है। तो अब अगर इस डायोड को फॉरवर्ड बायस होना है या ऑन होना है तो पहले भी बताया था कि क्या होना चाहिए, इस टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज होनी चाहिए इस टर्मिनल से। अब जितना इनपुट से मैक्सिमम जा सकता था वो ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायोड कभी रिवर्स बायस, कभी फॉरवर्ड बायस हो ही नहीं सकता है। क्यों, इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या है, इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इनपुट पर आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनपुट से जितना मैक्सिमम आ सकता था वो ऑलरेडी यहां स्टोर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार कैपेसिटर ने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर ली उसके बाद ये डायोड हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, डायोड आपका हमेशा के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो इसका इनपुट से कनेक्शन टूट जाएगा। तो अब क्या होगा, जितनी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर होगी, क्योंकि पीछे का सर्किट तो खत्म हो गया, जितनी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर होगी वो सारी वोल्टेज कहां होगी, ड्रॉप होने लग जाएगी रजिस्टर R के अक्रॉस, ठीक है, या आप बोल सकते हैं डिस्चार्ज होने लग जाएगा रजिस्टर R के अक्रॉस। तो इसको दिखाते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं, ये किस तरीके से होगा कि माना अगर आपका सिग्नल इस तरीके से है, ठीक है, ये अगर आपका इनपुट सिग्नल था तो क्या होगा आपका, इस तरीके से क्या होगा, पहले चार्ज होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी VM है, यहां तक चार्ज होगा। एक बार इनपुट से मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद डायोड कैसे हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और जो आपका कैपेसिटर का चार्ज है वो क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा। और तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि क्या होगा, अब ये वैल्यू डिस्चार्ज होगी तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जब क्या हो जाएगा, इनपुट इससे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, इनपुट इससे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनपुट ज्यादा होगा तो फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस होना लग जाएगा, और वो शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा तो फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज, फिर से डिस्चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका किस तरीके की वेवफॉर्म आती है, कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म आती है, ठीक। और इसका मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, VM या जो भी आपका आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका एनवेलप डिटेक्टर है ये एक तरीके से क्या डिटेक्ट कर रहा है, जो आपका ये जो इनपुट सिग्नल था, ये जो आपका डिमॉड्यूलेटेड, यहाँ पे अगर हम इसका इनपुट सिग्नल के इस टाइम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या करेगा, एनवेलप डिटेक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसकी जो V0 की वैल्यू आएगी, जो मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा आपका, VM आएगा,
ठीक है, तो ये तो था तब जब सिंपल आपका इनपुट पे क्या है, कोई जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो अगर साइनसोइडल सिग्नल है। वहीं अगर वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका क्या होता, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल होता, अगर वो कुछ इस तरीके का सिग्नल होता, ठीक है, तो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आती है, यहां से यहां तक चार्ज होता, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, तो इस तरीके से कुछ वेवफॉर्म आती है इसके लिए भी, ठीक है। और आउटपुट कितना होता है, जिसका इसका जितना इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एनवेलप डिटेक्टर वर्क करता है। क्या करता है ये, कि जैसे ये क्या था आपका पीक डिटेक्टर सर्किट था इतना, तो आपको कैपेसिटर का ऑपरेशन बताया यहाँ पे कि कैसे ये पहले चार्ज करता है, ठीक है, और जब इसने एक बार मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज कर लिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डायोड हमेशा के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, और डायोड हमेशा के लिए रिवर्स बायस हो गया तो रिवर्स बायस होने के बाद क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाएगा। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा जब, ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जितना भी क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि डिस्चार्ज होते होते इसका इनपुट सिग्नल क्या है, जो इनपुट पे सिग्नल है साइनसोइडल सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड इसके करस्पॉन्डिंग जितनी वोल्टेज है उससे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर से शॉर्ट सर्किट, फिर से कैपेसिटर चार्ज, तो ये चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज। तो इस तरीके से क्या है कि जो आपका एनवेलप डिटेक्टर है वो आउटपुट पे क्या देखता है, जो आपका यहाँ से इनपुट सिग्नल था उसका क्या करता है, एनवेलप लेकर क्या करता है, आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो उसका आउटपुट का एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, पीक एम्पलीट्यूड होता है इनपुट सिग्नल का, ठीक। तो इसको देखते हैं कि एनवेलप डिटेक्टर जो होता है कि वो किस तरीके से मॉड्यूलेशन इंडेक्स के पैरामीटर पर डिपेंड करता है, कि अंडर अगर सिग्नल आपका जो है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो था, अगर वो अंडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो क्या उससे रिकवरी करी जा सकती है, या ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो क्या उससे रिकवरी करी जा सकती है। तो वो देखते हैं अब। पहला है फॉर अंडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अंडर मॉड्यूलेशन। तो अंडर मॉड्यूलेशन के लिए आपको बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। अंडर मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होता है, ठीक। तो आपको वेवफॉर्म पहले दिन बना के भी दिखाई थी कि जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है एसटी, अंडर मॉड्यूलेशन के केस में कुछ इस तरीके से सिग्नल आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिग्नल आता है, ठीक है। तो अब अगर इसका ये क्या है, एनवेलप अगर डिटेक्ट करता है, जो एनवेलप डिटेक्टर से अगर ये सिग्नल पास होता है तो कैसा एनवेलप डिटेक्ट होगा, यहां से ये इस तरीके से, ठीक है, ये क्या लेगा इसका, ये एनवेलप क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। तो जो आपका आउटपुट सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आउटपुट सिग्नल आएगा, ठीक है। जो V0 आएगा वो किस इस तरीके से आएगा सिग्नल आपका, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता था, AC 1 + MA होता था, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड AC 1 - MA होता था। तो ये कितना होगा, AC 1 + MA, और ये आ जाएगा आपका AC 1 - MA, ठीक है। तो जब तो अंडर मॉड्यूलेशन की बात होती है तो आपका क्या है, सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड, सिग्नल कैन बी इजीली डिमॉड्यूलेटेड और डिटेक्टेड, ठीक है। सिग्नल क्या है, आसानी से डिमॉड्यूलेट हो सकता है। बट अगर बात करते हैं ओवर मॉड्यूलेशन की, तो फॉर ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन के लिए आपको पता है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो क्या होता है,
मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और आउटपुट वेवफॉर्म इसके आपको बना के दिखाई थी कि किस तरीके से आता है। ओवर मॉड्यूलेशन के लिए जो सिग्नल आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्या होता है, कैरियर सिग्नल वेरी कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ये वाला सिग्नल था ये भी आ रहा होता है और ये वाला सिग्नल जो था ये भी आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस होता है, कोलिजन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर से ये सिग्नल इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा और यहाँ पर ये इस तरीके से। तो जब इसका एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है, इसका एनवेलप डिटेक्ट करता है तो कुछ इस तरीके से डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से डिटेक्ट होता है तो ये कुछ ऐसा सिग्नल आता है। ठीक है, ये V0 आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या है कि जबकि आपका जो मैसेज सिग्नल था, जब हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस कराई थी, तो मॉड्यूलेशन सिग्नल एक साइनसोइडल सिग्नल था या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक साइनसोइडल सिग्नल था, जबकि ये क्या है, इस सिग्नल से बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ओवर मॉड्यूलेशन के केस में है, ओवर मॉड्यूलेशन के केस में क्या है, आपका सिग्नल कांट डिटेक्टेड। ठीक है, जो आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी रिकवरी नहीं करी जा सकती है। इसके लिए जो इक्वेशन आती है वो आती है आपकी V0 इज टू AC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT। ठीक है, जो आउटपुट सिग्नल की इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। वहीं अगर मैं ओवर मॉड्यूलेशन की बात करूं तो इसके लिए जो आउटपुट इक्वेशन आती है वो आती है V0 इज टू AC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT। ठीक है, और इसका आता है आपका मॉड। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव पार्ट वाला भी कहाँ है, पॉजिटिव पार्ट में है। ठीक है, तो ये क्या था आपका अंडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल और ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या था, एनवेलप था, जिससे आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो आपका अंडर मॉड्यूलेशन के केस में, उसके केस में क्या आपका मैसेज सिग्नल जनरेट हो रहा है, जबकि आपका ओवर मॉड्यूलेशन के केस में क्या आपका मैसेज सिग्नल से कुछ अलग सिग्नल जनरेट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर आपका क्या होता है, कोलिजन या इंटरफेरेंस होता है, उसके कारण हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि अंडर मॉड्यूलेशन के केस में सिग्नल डिटेक्ट किया जा सकता है, जबकि ओवर मॉड्यूलेशन के केस में सिग्नल डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी हम कल इसके आगे देखते हैं कि किस तरीके से टाइम कांस्टेंट की जो डिपेंडेंसी होती है वो टाइम कांस्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है कि अगर आपका मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम है या कैरियर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल से कम है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इसी टाइम पे कम्युनिकेशन की क्लास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।